बहुत कुछ करते हैं। एक वो का खा तुमने खा दी। हाँ बहुत दाने दाने खा ले तो ना समझते हो सब जगह आज भी है वो है अगर आज है तो पलक को देना नहीं है पलक को घूमना। नेक्स्ट है आपका होम एरिया नेट। एक राउंड भैया बला मल्टीपल डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं तो क्या क्रिएट करती हैं नेटवर्क। और नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं तो यहाँ पे कुछ टाइप्स है नेटवर्क के। पहला है लैन, दूसरा है वैन और तीसरा है आपका दूसरा है मैन और तीसरा है आपका वैन। इसको हम बोलेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और तीसरा है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, चौथा है आपका, ये तीन मेन है और उसके बाद कुछ नेटवर्क आपके और हैं जैसे पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसको हम क्या बोलेंगे पैन। नेक्स्ट है आपका होम एरिया नेटवर्क, होम एरिया नेटवर्क इसको बोलते हैं हैन। नेक्स्ट कैंपस एरिया नेटवर्क, इसको हम बोलते हैं CAN कैन। और लास्ट वन है आपका स्टोरेज एरिया नेटवर्क, स्टोरेज एरिया नेटवर्क इसको हम बोलते हैं SAN टैन। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं किस तरह से ये नेटवर्क्स आपके काम करते हैं। चले, सबसे पहला है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट पेज पे फर्स्ट वन इज LAN लोकल एरिया नेटवर्क। अगर रेंज की बात करें तो लोकल एरिया नेटवर्क का जो रेंज है वो है 1 से 5 किलोमीटर तक। ये इसका क्षेत्र है या इसकी रेंज है कि 1 से 5 किलोमीटर तक आपका लोकल एरिया नेटवर्क आपका फैला रहता है। ठीक है, मैं बिल्कुल पढ़ा दूंगी आपको 27 तक। आजकल थोड़ी सी तबीयत नहीं सही है, फीवर हुआ है और उसके बाद डेली मुझे फीवर चढ़ा है, इसलिए मॉर्निंग टाइम पे मैं नहीं आ पा रही हूँ, मॉर्निंग टाइम पे क्लासेस नहीं ले पा रही हूँ। अभी भी मैं मेडिसिन खाई है, आप लोगों का एग्जाम है इसी वजह से यहाँ पे खड़ी हूँ। तो इस मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ। अच्छा, एक सेकेंड, ठीक है। चलिए, कोशिश करूंगी कि 27 तक, जैसे आज आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हैं। एक तो ये नेटवर्क वाला कि कौन कौन से नेटवर्क हैं। दूसरा, नेटवर्क से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जैसे वेबसाइट क्या है, सर्च इंजन क्या है, वेब ब्राउजर क्या है, URL क्या है, ये सब बचा है। तीसरा, मालवेयर क्या होता है, प्रोटोकॉल क्या होता है और आपका टोपोलॉजी क्या है। ये 5-6 टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है, बाकी मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया। ठीक है, यही बस 5-6 टॉपिक बचे हुए हैं। चले, तो लोकल एरिया नेटवर्क से क्या पूछा जाता है, बस वही पढ़ा रही हूँ यहाँ पे। लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल लैन बोलते हैं इसको, 1 से 5 किलोमीटर तक के क्षेत्र में फैला होता है और आपका जो सिस्टम है वो आपस में 5 किलोमीटर तक के सिस्टम आपस में कनेक्ट होते हैं। जैसे पार्थ एजुकेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है और मान लीजिए पार्थ एजुकेशन में टोटल 50 कंप्यूटर रखे गए हैं या 50 सिस्टम है, तो 50 सिस्टम आपस में कनेक्टेड हों। या फिर आप फॉर एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लीजिए पार्थ एजुकेशन के हर रूम में एक सिस्टम है और अगर आपको किसी रूम में जाना है तो आपको एक्सेस चाहिए। ठीक है, आपको उस रूम में एंट्री के लिए अगर आपका नाम उस सिस्टम पे है तभी आप जा सकते हैं। तो एक तो है कि हर नाम पे आप हर सिस्टम पे जाएं और डेटा एंट्री करें, आपका नाम एंटर किया जाए और उसके बाद जब दोबारा वेरिफिकेशन हो तो आपका नाम मिले वहाँ पे।
दूसरा ये है कि आप एक जगह पे डेटा को एंटर करें और वो डेटा शेयर हो जाए सभी लोकेशन पे। तो इसको हम बोलते हैं जब सारे सिस्टम आपस में कनेक्टेड होंगे तो लोकल एरिया नेटवर्क आपका विद इन ऑर्गेनाइजेशन काम करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का जो नेटवर्क होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के जो संरचना होती है, जिस हिसाब से कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हैं या डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो लोकल एरिया नेटवर्क आपस में जैसे 500 कंप्यूटर हैं, बीएचयू कैंपस देख लीजिए आप, तो बीएचयू का जो कैंपस है वो बहुत बड़ा है, तो वो क्या कहलाएगा आपका? और बीएचयू के सारे सिस्टम आपस में कनेक्टेड होने चाहिए। ठीक है, आप कहीं से भी बैठ के कोई भी डेटा शेयर कर सकते हैं जो कि इंटरनेट पे है या उस नेटवर्क पे है, तो उस नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे? लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये कैसे काम करता है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये किसी भी संस्था के अंदर के सारे उपकरणों को जोड़ता है। ठीक है, तो ये आपके संस्था के अंदर, क्या इसको हम इंग्लिश में अगर बोले तो हम बोल सकते हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन। लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्ट्स ऑल द डिवाइसेस विद इन ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड है आपका मैन, जिसको हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब इसकी रेंज 5 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक के जितने भी सिस्टम हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए हम मैन का यूज करते हैं। जैसे एक ब्रांच आपकी पार्थ एजुकेशन की मान लीजिए अल्लाहपुर में है, दूसरी ब्रांच शांतिपुरम में है, तीसरी ब्रांच नैनी में है। अब इनका डिस्टेंस लगभग 15 से 20 किलोमीटर का है, तो लोकल एरिया नेटवर्क से तो सारी ब्रांचेस के सिस्टम को कनेक्ट किया नहीं जा सकता। अब जो अल्लाहपुर में है, अल्लाहपुर के सिस्टम जितने भी हैं सारे किससे कनेक्ट होंगे? लोकल एरिया नेटवर्क से। ये है शांतिपुरम, शांतिपुरम के भी सारे सिस्टम किससे कनेक्टेड होंगे? लोकल एरिया नेटवर्क। ये है आपका नैनी वाला एरिया, यहाँ के भी सिस्टम लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड होंगे। लेकिन अब इन तीनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? मैन की। ये आपका लैन है, ये आपका लैन है, ये भी आपका लैन है, लेकिन जब इनको कनेक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? मैन। ठीक है, ये आपस में किससे कनेक्टेड होंगे? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, या सिटी का जो नेटवर्क होता है एक सिटी से दूसरी सिटी को कनेक्ट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं लोकल मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लैन से थोड़ा बड़ा, हाँ लैन से थोड़ा सा बड़ा होता है, इसकी रेंज 5 से 50 किलोमीटर की है। थर्ड वन है आपका वैन, जिसको हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। अब वाइड एरिया नेटवर्क क्या है? इसकी रेंज की बात करें तो मैक्सिमम कितनी है? 1000 किलोमीटर की, जो विद इन कंट्री काम, सॉरी अमंग द कंट्री काम करता है। या फिर आप कह सकते हैं कि दो कंट्रीज को आपस में कनेक्ट करने के लिए, दो कंट्रीज की डिस्टेंस कितनी? 1000 किलोमीटर हो सकती है। यहाँ से नेपाल 1000 किलोमीटर, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ से भूटान या यहाँ से पाकिस्तान 1000 किलोमीटर। तो ऐसे कंट्रीज को कनेक्ट करने के लिए आपका क्या होगा? मैन। अब जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है? यूपी का नेटवर्क है। यूपी के नेटवर्क के साथ साथ अगर मैं सहारनपुर की बात करूं तो सहारनपुर भी यहाँ से 700-800 या 900 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे सहारनपुर में अगर कोई ब्रांच है तो इसको यूपी की ब्रांच से कनेक्ट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? मैन। ये यूपी की ब्रांच है और ये सहारनपुर की ब्रांच है, इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए वैन की। मतलब अगर डिस्टेंस 50 किलोमीटर के ऊपर है तो उन सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए किस नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी? वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? वाइड एरिया नेटवर्क। और बहुत सारे वाइड एरिया नेटवर्क को मिलाकर आपका क्या बनता है? इंटरनेट। नेक्स्ट है आपका फोर्थ वन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, या जिसको हम बोलते हैं पैन। पैन की रेंज आपकी मैक्सिमम 10 से 15 मीटर तक होती है। और इसमें एग्जाम्पल क्या है आपका? एक है आपका ब्लूटूथ और दूसरा है वाईफाई। ब्लूटूथ आपका शॉर्ट रेंज
रेडियो वेव्स का यूज करता है, और वाईफाई आपका लॉन्ग रेंज रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करता है। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि ब्लूटूथ आपका किस रेंज की रेडियो वेव्स का यूज करता है और कौन सा नेटवर्क बड़ा है। तो ब्लूटूथ की जो रेंज है वो लगभग 33 फीट या इसको हम बोल सकते हैं 12 मीटर तक, लेकिन वाईफाई की रेंज आपकी अप्रॉक्स 15 मीटर तक हो सकती है। तो वाईफाई आपका बड़ा है रेदर देन ब्लूटूथ, लेकिन दोनों ही नेटवर्क कैसे हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है आपका होम एरिया नेटवर्क, होम एरिया नेटवर्क जिसको हम बोलते हैं हैन। तो होम एरिया नेटवर्क नाम से ही क्लियर है, इसको भी आप क्या बोल सकते हैं, पर्सनल। ठीक है, होम एरिया नेटवर्क भी आपका एक पर्सनल नेटवर्क ही है कि आपके होम के एरिया, अगर मान लीजिए होम में 10 डिवाइसेस हैं तो उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, होम एरिया नेटवर्क। और नेक्स्ट है आपका कैंपस एरिया नेटवर्क। तो कैंपस एरिया नेटवर्क एक तरह का क्या है, लैन है। कैंपस एरिया नेटवर्क एक तरह का लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क है, क्योंकि लैन भी आपका विद इन कैंपस जितने भी सिस्टम है उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका स्टोरेज एरिया नेटवर्क। स्टोरेज एरिया नेटवर्क ऐसा नेटवर्क जहाँ पे सारे सिस्टम आपस में कनेक्टेड हो, और ये सिस्टम कैसे हैं, स्टोरेज, जहाँ पे आप डेटा को स्टोर करते हैं। ये कौन कौन सी डिवाइसेस हैं, ये डिवाइसेस हैं जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते हैं, जैसे आपके मेन फ्रेम्स। तो ऐसा नेटवर्क आपका क्या कहलाएगा, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये 5-7 नेटवर्क हैं जिनके बारे में आपको, जिनका नाम आपको पता होना चाहिए, लेकिन 3 नेटवर्क आपके मेन है, लैन, मैन, वैन, और पर्सनल एरिया नेटवर्क भी शायद पूछा गया है। चले, ठीक है। नेक्स्ट, अब सबसे पहला नेटवर्क आपका कौन सा बनाया गया था, तो सबसे पहला नेटवर्क आपका बनाया गया था आरपा नेट। लगभग 1962 की बात है ये। सबसे पहला नेटवर्क आपका बनाया गया था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये पहला नेटवर्क आपका बनाया गया था अमेरिका में। और क्यों बनाया गया था, क्योंकि रिसर्च पेपर का काम चल रहा था, और साइंटिस्ट क्या करते थे, जो भी रिसर्च कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए 4 साइंटिस्ट हैं, तो चारों साइंटिस्ट आपस में इन सिस्टम पे रिसर्च कर रहे हैं, राइट। और लास्ट में जब रिजल्ट मिलाते थे तो कई बार ऐसा होता था कि 2 साइंटिस्ट सेम टॉपिक पे रिसर्च कर रहे होते थे, और पूरा दिन का जब आउटपुट मिलाया तो दोनों का रिजल्ट क्या है, सेम। तो इस वजह से पूरा का पूरा टाइम वेस्ट हुआ। जो 2 लोग कर रहे थे वो 1 लोग ही करते तो भी आंसर आता, ठीक है, तो टाइम सेव होता। इसके लिए क्या किया गया, इन चारों के सिस्टम को आपस में शेयर कर दिया गया, इनका जो डेटा है वो शेयर कर दिया गया। अब यहाँ पे एक डिवाइस में डेटा रखा हुआ है, ये भी यहीं से एक्सेस करेगा, ये भी यहीं से एक्सेस करेगा, ये भी यहीं से एक्सेस करेगा, और ये भी यहीं से एक्सेस करेगा। अब यहाँ से जब एक्सेस कर रहे हैं तो इसको यूज किया और उसके बाद सेव कर दिया। अब जब सेव कर दिया तो जब ये आएंगे तो इनको पता है कि यहाँ तक काम हो चुका है, इसके आगे का काम करना है। इनको भी पता है कि यहाँ तक काम हो चुका है, इसके आगे का काम करना है, या इसका काम चल रहा है, इसके आगे का काम करना है। तो इस तरह से क्या हुआ, टाइम भी सेव हुआ, राइट। और ऐसा नहीं कि रोज ये लोग आपस में मिले और आपस में डिस्कस करें कि आगे क्या करना है क्या नहीं, बस डायरेक्ट फाइल देखते थे कि यहाँ तक काम हो चुका है, इसके आगे का अब हमें करना है, राइट। आपका फर्स्ट नेटवर्क क्या बन गया, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी द्वारा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क बनाया गया। तो ये तो बात हुई आपकी नेटवर्क की। अब हम बात करेंगे इंटरनेट की। ये तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ आपका क्या था, नेटवर्क। अब हम बात करेंगे इंटरनेट की। व्हाट इज इंटरनेट। अब इंटरनेट क्या है,
नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है, इंटरनेट क्या है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स का क्या मतलब है? बहुत सारे नेटवर्क का जब नेटवर्क बनाते हैं, जैसे या ये आपका क्या है, मान लीजिए लैन, यहाँ पे बहुत सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है। ये भी आपका क्या है? लैन। ये भी लैन है, ये भी लैन है, ये भी लैन है। अब इनको आपस में कनेक्ट कर दिया गया, किससे? मैन से। ये सारे नेटवर्क क्या है? मैन। ये भी आपका क्या है? मैन। ये भी क्या है? मैन। इसी तरह यहाँ पे भी एक नेटवर्क बना है, यहाँ पे बहुत सारे लैन हैं और इनको आपस में कनेक्ट किया गया, इनको बना दिया गया मैन। ये क्या है? मैन। मैन। अब जब ये एक नेटवर्क बन गया, ये एक नेटवर्क बन गया और ये दोनों दूसरी अलग अलग कंट्री में हैं, तो इनको आपस में जोड़ने के लिए एक नेटवर्क आया जिसको बोला गया वैन। और इसी तरह एक नहीं, सारी कंट्री के लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को आपस में जोड़ते हुए आपका पूरा क्या बन जाता है? इंटरनेट। ठीक है, आपका पूरा इंटरनेट बनता है जब हम छोटे छोटे बहुत सारे लैन और मैन को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे करोड़ों अरबों लैन मैन कनेक्ट होके, करोड़ों अरबों नेटवर्क कनेक्ट होके आपका क्या बनाते हैं? इंटरनेट। राइट, चले। तो ये हो गया आपका नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। अब अगर इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट में एग्जैक्टली जो जो टर्म आते हैं वो कौन कौन से हैं? तो पहला, इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? वेब ब्राउजर की। ठीक है, सबसे पहले जब अगर आपको इंटरनेट से कनेक्ट होना है तो आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? वेब ब्राउजर की। अब ये वेब ब्राउजर क्या है? जब आप सिस्टम ओपन करते हैं तो आपको इंटरनेट, मान लीजिए इंटरनेट कनेक्टिविटी है, अब इंटरनेट पे कुछ सर्च करना है आपको, तो आप क्या खोलेंगे? वेब ब्राउजर। और वेब ब्राउजर मान लीजिए यहाँ पे है, तो वेब ब्राउजर क्या है? एक सॉफ्टवेयर, या आप कह सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि मदद करता है आपको इंटरनेट पे कुछ सर्च करने के लिए। ठीक है, तो वेब ब्राउजर कौन कौन से हैं? पहला है आपका गूगल क्रोम, या सिर्फ क्रोम भी बोल सकते हैं, मोजिला फायरफॉक्स। ये सब क्या है? आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेक्स्ट है आपका ओपेरा, नेक्स्ट है आपका सफारी, नेटस्केप और आपका यूसी ब्राउजर। ये सब क्या है आपके? ये सब आपके वेब ब्राउजर्स है। ठीक है, ये सारे आपके क्या है? वेब ब्राउजर। इंटर में हाँ, जब हाँ दो स्टेट्स को या दो कंट्रीज को आपस में कनेक्ट करते हैं। चले, तो ये सारे क्या है आपके? वेब ब्राउजर। और वेब ब्राउजर W, इसको हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? इंटरनेट पे जो भी रिसोर्स रखा जाता है वो कहाँ पे रखा जाता है? वर्ल्ड वाइड वेब में, या हम इसको बोलते हैं www। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब
अब जैसे हम इंटरनेट से कनेक्ट हो गए, अब इंटरनेट पे कोई भी चीज कहीं एक जगह पे स्टोर की जाती है। ऐसा तो है नहीं कि आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट हुआ तो आप सारी चीजें आपके इंटरनेट पे आ जाएंगी। जो चीजें हम इंटरनेट पे डालते हैं बस उन्हीं को एक्सेस कर सकते हैं। जो चीजें इंटरनेट पे डाली गई हैं, ऐसा तो नहीं है कि आपके सिस्टम को कोई भी कनेक्ट होके एक्सेस कर सकता है, नहीं। तो जो चीजें इंटरनेट पे रखी गई हैं उन्हीं को हम देख सकते हैं। कुछ चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ चीजों के लिए पे करना पड़ता है, कुछ चीजों के लिए लॉग इन करना पड़ता है, तो वो कस्टमाइज्ड है अपने हिसाब से। तो जिन लोगों ने उसको रखा है वो किसी ना किसी स्पेस पे रखा होगा। तो सारे रिसोर्सेज वेब ब्राउजर में कहाँ रखे होते हैं, सॉरी इंटरनेट पे कहाँ रखे होते हैं, www। तो www सारे रिसोर्सेज को रखने के लिए यूज किया जाता है। इसीलिए कभी भी देखें कि कोई भी वेबसाइट जब स्टार्ट होती है तो उसके पहले www डॉट और उसके बाद मान लीजिए वेबसाइट का नाम है google.com, तो सबसे पहले किससे कनेक्ट होंगे, www से, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे www है जहाँ पे इंटरनेट के सारे रिसोर्स रखे जाते हैं। एक लाइन में लिख लो, इंटरनेट के सारे रिसोर्स रखे जाते हैं, ठीक है। अब सारे रिसोर्सेज का क्या मतलब है, कोई वीडियो है, कोई ऑडियो है, कोई पीडीएफ फाइल है, कोई डॉक्यूमेंट फाइल है या कोई टेक्स्ट है, हर चीज अगर इंटरनेट पे अवेलेबल है आपको तो वो आपकी www पर रखी जाती है, ठीक है। चले, अब ये आपको क्वेश्चन आ चुका है कि इंटरनेट पर जब हम कंप्यूटर से इंटरनेट पे कनेक्ट होते हैं तो जो रिसोर्स हम सर्च करते हैं वो कहाँ पर रहते हैं, वो कहाँ पे रहते हैं, आपके www पे। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा तो आपको ये क्वेश्चन मिला होगा, ठीक है। चले, नेक्स्ट आपका क्या है, www के बाद एक टर्म आपका आ जाता है URL। एक टर्म आपका आता है URL। URL क्या है, URL की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स, अपने बिना हो क्या, रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL। जब हम, ये आपका स्क्रीन है, स्क्रीन पे जब आपको इंटरनेट से कनेक्ट होना है या कुछ सर्च करना है तो आप क्या खोलेंगे, वेब ब्राउजर, मान लीजिए क्रोम आपके पास है, तो यहाँ पे ये क्या है आपका सर्च बॉक्स। सर्च बॉक्स, इस सर्च बॉक्स में आप क्या करते हैं, वेबसाइट का एड्रेस डालते हैं, वेबसाइट का एड्रेस, और यही वेबसाइट का जो एड्रेस है इसको हम क्या बोलते हैं, URL। यहाँ पे जो चीज भी रहेगी जिसको ऐसे बोलते हैं ना www.google.com, तो ये एक वेबसाइट है, इसका एड्रेस डाला और इसी वेबसाइट का एड्रेस क्या कहलाता है, URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नाम से ही क्लियर है कि जो भी रिसोर्सेज www पर रखे हैं उनको एक्सेस करने के लिए हमें एक एड्रेस की जरूरत है, एक लोकेटर की जरूरत है। तो URL का एक फॉर्मेट है HTTP या फिर HTTPS, दोनों ही सही है, चाहे HTTP हो चाहे HTTPS हो, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। नेक्स्ट आपका है www.google.com, और उसके बाद यहाँ पे आप जिस भी पेज पे हैं, मान लीजिए होम पेज पे हैं, तो ये आपका पाथ बताता है। अब इस URL का एक फॉर्मेट है, ये HTTPS क्या है, ये है प्रोटोकॉल। स्टार्ट होता है सबसे पहले प्रोटोकॉल, और HTTPS आपका एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। जब आगे प्रोटोकॉल पढ़ेंगे तो ये हमें मिलेगा। प्रोटोकॉल है HTTPS,
हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर सिक्योर। अब ये बताता है कि आपका जो टेक्स्ट है वो सिक्योर है और किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट ये सिंबल है किससे कनेक्ट होने के लिए, www। ये क्या है, इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए जहाँ पे हमें रिसोर्सेस मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, www। और ये पूरा www.google.com, google.com क्या है आपका, ये आपका होस्ट नेम है, ये आपका है होस्ट नेम। गूगल क्या है, होस्ट नेम। और ये .com क्या है आपका, इसको हम बोलते हैं डोमेन, ठीक है। और ये www आपका रिसोर्स लोकेटर है, या फिर आप कह सकते हैं इंटरनेट पे जो रिसोर्सेस रखे हैं वो कहाँ पे रखे हुए हैं ये बताता है। नेक्स्ट आपका आता है, इसको हम बोलते हैं फाइल पाथ या सिंपल पाथ। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एक URL में कितने पार्ट होते हैं और किस तरह से वो डिवाइड होता है। तो प्रोटोकॉल, उसके बाद आपका www आता है जिसके लिए आप लिख सकते हैं रिसोर्स सेव्ड इन, या फिर सिंपल आपको होस्ट नेम, यहाँ पे www से लेके google.com तक क्या दिया जाता है, होस्ट नेम, या फिर इसको डोमेन नेम भी कहते हैं, डोमेन नेम भी कहते हैं। और उसके बाद आपका क्या आता है, पाथ, ठीक है, कि आपको google.com से जब आप कनेक्ट हो गए तो आपको कहाँ पे जाना है। HTTP और www पे क्या डिफरेंस है, देखिए, एक है कि आपको एक जगह पे पहुंचना है, वो जगह है www पे पहुंचना है, और किन नियमों के तहत पहुंचना है वो कौन बता रहा है, आपका HTTP, राइट। www में बहुत सारी रिसोर्सेज हैं। अब वहां पे जब सबसे पहले तो www से कनेक्ट होना है, तो वो समझ लीजिए एक भंडारण है सारे रिसोर्सेज का। पहुंचना कहाँ है, www पे। किन नियमों के तहत पहुंचना है वो कौन बता रहा है, आपका HTTP, जिसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। यही मेन डिफरेंस है इन दोनों में। चलिए, नेक्स्ट URL हो गया, आपका वेब ब्राउजर हो गया। नेक्स्ट आपका है वेबसाइट, नेक्स्ट है वेबसाइट। वेबसाइट क्या है, अभी मैंने बताया कि मोबाइल की बात अभी एकदम छोड़ दीजिए, ठीक है। अभी थोड़ी देर बाद मैं मोबाइल डिस्कस करूंगी, एग्जैक्टली मोबाइल में होता क्या है। अभी इसको बोलते हैं टास्क बार, जो सिस्टम में जैसे ही आपने अपना सिस्टम खोला, मान लीजिए विंडोज इंस्टॉल है, तो यहाँ पे एक स्टार्ट बटन होती है विंडो की, और यहाँ पे आपका क्रोम, मान लीजिए क्रोम का साइन भी ऐसे गोल गोल सा होता है, ये आपका क्या है, क्रोम, ये आपकी विंडोज है। तो आपने क्या किया, क्रोम ओपन किया। क्रोम जैसे ही ओपन करेंगे, यहाँ ये आ गया आपका सर्च बॉक्स। सर्च बॉक्स, आपको जो भी सर्च करना है वो यहाँ पे, तो यहाँ पे आप क्या सर्च कर सकते हैं, उसका या तो आपके पास URL हो, ठीक है। अगर URL नहीं है तो कोई भी कीवर्ड डाल सकते हैं सर्च इंजन में, और वो आपको उसका URL, उससे रिलेटेड URL या उससे रिलेटेड जो भी वेबसाइट है उसका एड्रेस दे देगा। और ये URL किसका होगा, हमेशा URL एक वेबसाइट का होगा। या फिर आप कह सकते हैं www पे जो भी सेव होता है, जो भी सेव करते हैं वो वेबसाइट के फॉर्म में सेव करते हैं, वेबसाइट के फॉर्म में सेव करते हैं। जो भी हम सेव करते हैं वो वेबसाइट के फॉर्म में सेव करते हैं, ठीक है। किस पे, www पे। कोई भी रिसोर्स अगर रखना है, आपको एक डॉक्यूमेंट भी रखना है, तो पहले आपको उसकी वेबसाइट बनानी पड़ेगी, उसके बाद ही, राइट। जैसे आपका पाथ एजुकेशन ऐप है, तो पाथ एजुकेशन ऐप ऐसा नहीं कि आप सारी वीडियोस, सारे जो भी लेक्चर नोट्स हैं वो ऐसे ही डाउनलोड कर सकते हैं। पहले उस ऐप पे जाएंगे, उसके बाद आप उसको डाउनलोड करेंगे। या यूट्यूब की बात करें तो ऐसा नहीं कि बिना ऐसे ही आपने सारी वीडियोस डाउनलोड कर लेंगे, ऐसे ही शेयर कर देंगे। पहले आप यूट्यूब की वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है, उसके बाद ही आपको जो सर्च करना है आप सर्च कर सकते हैं।
हाँ, HTTP एक प्रोटोकॉल है, उसके माध्यम से हम www तक पहुंच सकते हैं, कह सकते हैं आप लोग, बट पूरी तरह करेक्ट नहीं होगा, बट हाँ हम कह सकते हैं ये चीज। ठीक है, चलो। तो अब हम अगर वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट आपकी कई तरह की हो सकती हैं, राइट। जैसे अगर मैं पाथ एजुकेशन की वेबसाइट की बात करूं तो ये एक एजुकेशनल वेबसाइट कहलाएगी। इसी तरह से एजुकेशन के कई टाइप हो सकते हैं। पहला टाइप है आपका इंफॉर्मेटिव वेबसाइट। इंफॉर्मेटिव वेबसाइट। इंफॉर्मेटिव वेबसाइट कैसी वेबसाइट है? ऐसी वेबसाइट्स जो कि इंफॉर्मेशन के लिए बनाई जाती हैं, इंफॉर्मेशन देने के लिए बनाई जाती हैं। जैसे आपका विकिपीडिया। विकिपीडिया आपका बेस्ट एग्जाम्पल है इंफॉर्मेटिव वेबसाइट का। जैसे तो सारी वेबसाइट्स आपकी इंफॉर्मेटिव हैं, लेकिन विकिपीडिया एक ऐसी वेबसाइट है जो कि आपको अगर किसी चीज की भी हिस्ट्री जाननी है, सिंपल आपको अगर मान लीजिए ये जानना है कि व्हाट इज ट्री और उसके बाद आगे लिख दीजिए विकिपीडिया। तो ट्री क्या है, क्यों है, ओरिजिन कहाँ से है, कब सबसे पहली बार ट्री देखा गया या कैसे उपजा, उसकी किस टाइप के ट्री होते हैं, किस टाइप के ट्री की कौन कौन सी लीव्स होती हैं, ये सारी चीजें आपको कहाँ मिल जाएंगी? विकिपीडिया पे। इसी तरह XYZ किसी पर्सन के बारे में सर्च करना है, उसकी एज क्या है, उसके हस्बैंड कौन है, उसकी वाइफ कौन है, मैरिड है, अनमैरिड है, कितने ईयर्स का है, तो ये सब आपको कहाँ मिल जाएगा? विकिपीडिया पे, राइट। अगर एंड्रॉइड के बारे में सर्च करना है, एक बार एंड्रॉइड का विकी देख लीजिए। किसी भी चीज के बारे में अगर आपको सर्च करना है, मैम ने बोला है आर्काइव तो नहीं, ओके। बिल्कुल नोट्स आई गेस मिल चुका होगा आज आपको। हाँ, वो तो अब सिक्योरिटी है कि नोट्स अगर नहीं डाउनलोड होते हैं इसका मतलब ये थोड़ी कि नोट्स डाउनलोड हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। वो तो पाथ एजुकेशन ने सिक्योरिटी लगा के रखी है कि नोट्स डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, आप खुद से नोट्स बनाएं, ठीक है। चले, अरे मैंने सारे नोट्स आपको भेज दिए हैं, जस्ट अ सेकेंड। नवाब एक सेकेंड देना। आज आपको नोट्स मिल जाएंगे सारे, जितने भी हैं, जितना मैंने पढ़ाया सिर्फ उतने ही क्वेश्चन बने हैं उसी टॉपिक। इंफॉर्मेटिव वेबसाइट में क्या क्या आता है आपका? विकिपीडिया। अब विकिपीडिया कैसी वेबसाइट है? एक इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है जो कि आपको इन्फॉर्मेशन देती है किसी भी बारे में। अब उसको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं हम लोग। विकिपीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि संशोधन के लिए ओपन है, कोलैबोरेटिव, मतलब वो सहयोगिता से बनाया गया है, ठीक है। वो एक कोलैबोरेटिव अप्रोच के थ्रू वो प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया। कोलैबोरेटिव अप्रोच क्या है, सहयोगिता की अप्रोच क्या है कि अगर मुझे इलाहाबाद के बारे में कुछ पता है तो उस जानकारी को मैं विकिपीडिया में जाके एडिट बटन दबा के वहां पे ऐड कर सकती हूँ। अब वो मेंटोर के पास जाएगा, बैकग्राउंड चेक होगा और उसके बाद वो अपलोड हो जाएगा। तो विकिपीडिया में एडिट हम कर सकते हैं। ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें को हम एडिट कर सकते हैं। एडिट करने का मतलब अगर आपको डिलीट करना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ रिपोर्ट करना चाहते हैं, कुछ शब्द आपको लग रहा है कि यहाँ पे नहीं होने चाहिए, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। अब ये ऐसा नहीं है, इस तरह से लोग मिसयूज करने लगे। मान लीजिए इलाहाबाद के बारे में कोई जानकारी है, कोई भी शरारती गया वहां से, उसने उस जानकारी को हटा दिया, राइट। तो ऐसा नहीं कि जैसे ही आपने डिलीट किया वो डिलीट हो जाएगा। पहले वो क्रॉस चेक होगा कि अगर किसी ने इसको डिलीट किया है अपनी आईडी से तो क्या वो सही डिलीट किया गया है या नहीं, या किसी ने रिपोर्ट किया है कि ये गलत जानकारी है, तो पहले उसका क्रॉस चेक होगा कि क्या ये वास्तव में गलत जानकारी है या नहीं। या किसी ने कुछ ऐड किया है तो ये क्रॉस चेक होगा क्या इससे ये रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीजें जब चेक हो जाएंगी और पाई जाएंगी कि सही है, तभी उसमें कुछ चेंजेस किए जाएंगे, जोड़ तोड़ कर सकते हैं, ठीक है।
कोई भी अगर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है तो जैसे बुक्स भी पहले लिखी जाती थी, तो कोई जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति बुक लिख रहा है ना, सारी बुक्स, बहुत सारे लोग बुक लिखते हैं, फिर आपकी एक लाइब्रेरी बनती है या इंसाइक्लोपीडिया बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया, तो इंसाइक्लोपीडिया भी आपका क्या है, एक इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है, ठीक है। और इंसाइक्लोपीडिया का मतलब कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है जो इसके पास नहीं है, ठीक है। जैसे डिक्शनरी आपकी, कि कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो कि उस डिक्शनरी में ना मेंशन, सारे वर्ड्स मिल जाते हैं। उसी तरह इंसाइक्लोपीडिया में या विकिपीडिया में जो भी जानकारी आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन ये एक कोलैबोरेटिव अप्रोच है, बहुत सारे लोग इसको मिलके संशोधित करते हैं और पोस्ट ऐड करते हैं, उसको एडिट करते हैं या मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जा चुका है। कल आपका प्रैक्टिस सेशन होगा, ठीक है। कल जो मैराथन होगी उसमें जो भी पिछले साल क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन उनका प्रैक्टिस होगा। ये पूछा जा चुका है आपका विकिपीडिया के बारे में। इंसाइक्लोपीडिया भी आपका इंफॉर्मेटिव वेबसाइट का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आपका है ब्लॉग। ब्लॉग क्या है? ब्लॉग एक स्पेशल टाइप की वेबसाइट है जो कि यूजर्स बनाते हैं। नोट्स आज मिल जाएंगे पक्का, ठीक है। नोट्स आपको आज कंफर्म मिल जाएंगे क्योंकि मैंने नवाब से बोल दिया है, वो आपको अभी तुरंत ही दे देगा। हाँ, एमसीक्यू का ही प्रैक्टिस बोल रही हूँ, ठीक है। चलो, तो ब्लॉग आपका एक स्पेशल टाइप की वेबसाइट है जो कि आप ये कह सकते हैं कि ऑनलाइन, जैसे हम लोग डायरी लिखते हैं ना, राइट, तो डायरी क्या है, पर्सनल है। ब्लॉग क्या है, थोड़ा सा पब्लिक प्लेटफॉर्म है कि आप अगर कुछ अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं, जैसे आपको ट्रेवलिंग का शौक है और आप चाहते हैं कि लोगों को भी ट्रेवलिंग के बारे में पता चले, तो आप क्या करते हैं, कहीं भी ट्रेवल करने गए, वहाँ के एक्सपीरियंस आप ब्लॉग में लिख सकते हैं। ये पहले चलता था। आजकल क्या चल रहा है? आजकल चल रहा है आपका वीलॉग, वीडियो लॉग, ठीक है। यूट्यूब पे कैमरा उठाया और जो भी चीजें हैं कोई भी व्यक्ति उसको अपने तरीके से बता सकता है, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है। और वीलॉग में क्या था, ब्लॉग में क्या था कि आपको पूरी की पूरी चीजें लिखनी पड़ेगी। आपको फोटोग्राफी का शौक है, ट्रैवलिंग का शौक है, या फिर नॉर्मल आपको कोई भी शौक है, आपको कॉफी बीन के अलग अलग वैरायटीज, आपको ज्वेलरी का शौक है, किसी भी टाइप का शौक है, उसके बारे में आप अपना व्यू दे सकते हैं, ठीक है। तो ब्लॉग और वीलॉग दोनों ही सेम है, लेकिन ब्लॉग आपके रिटन में होते हैं, लिख के होते हैं, और वीलॉग आपका, वीडियो लॉग आपका वीडियो बना के होता है। अब ब्लॉग में ही आपके क्या आ जाएंगे, माइक्रो ब्लॉग्स, माइक्रो ब्लॉगिंग, एक शब्द आता है माइक्रो ब्लॉगिंग। माइक्रो ब्लॉगिंग क्या है? माइक्रो ब्लॉगिंग का मतलब है कि आप पोस्ट डालें, छोटे छोटे पोस्ट डालें विदाउट कैप्शन। आपको उस पोस्ट के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपने पोस्ट डाल दी, अब लोग उसमें सर्च करके अपने आप से उसको देखते हैं। जैसे आपका ट्विटर है, तो ट्विटर आपका एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ट्विटर क्या है? एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। लेकिन ये किसकी कैटेगरी में आता है? माइक्रो ब्लॉगिंग के कैटेगरी में। क्यों आता है? क्योंकि इसमें लिमिट है कि आप मैक्सिमम 140 वर्ड ही लिख सकते हैं। माइक्रो मतलब क्या होता है? छोटा सा ब्लॉग, 140 वर्ड ही लिख सकते हैं। और ट्विटर पे भी आप अपने मन से जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, राइट। आपको कोई नहीं रोक सकता, भले कुछ ट्विटर को खराब लगे वो आपको ब्लॉक कर दे, बट आप फ्री हैं कि आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ट्विटर भी माइक्रो ब्लॉगिंग की कैटेगरी में है, लेकिन ये क्या है? एक सोशल नेटवर्किंग साइट, एक माइक्रो ब्लॉग सोशल नेटवर्किंग साइट है, साइट, ठीक है। अगर आपने पिंटरेस्ट का नाम सुना हो, पिंटरेस्ट का नाम सुना हो, पिंटरेस्ट क्या है? पिंटरेस्ट में भी छोटी छोटी पिक्चर्स, वीडियोस, ये सारी चीजें हम देख सकते हैं, राइट। ये तो आप उनसे पूछिए जो हेलो गाइस, आज मैं ये कर रही हूँ, आज मैं वो कर रही हूँ, आज इस सुबह कितने बजे उठी, सुबह मैंने क्या खाया, मेरे घर में ये चल रहा है, वो करते हैं। उनसे पूछिए कि क्या फायदा है, ठीक है। लोग बस अपने आप को दिखाना चाहते हैं।
वीलॉग हो, आजकल तो देख रहे हैं कोई भी व्यक्ति कैमरा लेके और ठीक है वीडियो बना के शेयर किया है, वेल एंड गुड, हमें एक्सपोजर भी मिल रहा है। और अगर लिख के शेयर किया है तो भी ठीक है, हमें एक्सपीरियंस तो मिल ही रहा है कि अच्छा ये करना है, यहाँ जाना है, ऐसे करना है। तो एक तरह से ये अच्छा भी है और एक तरह से बहुत ही बेकार है। ये जो रील्स, टिकटॉक, ये सारी चीजें हैं, कितना टाइम कंज्यूम करती हैं, ठीक है। चीजें हमेशा अच्छे के लिए शुरू होती हैं लेकिन नुकसान वो ज्यादा करती हैं, कोई भी चीज, क्योंकि हमें जो पसंद आता है वो हम एक्सेस में करते हैं, राइट। ट्विटर हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, नेक्स्ट आपका है टम्बलर। टम्बलर, ये सारी वेबसाइट कैसी हैं, ये इंस्टाग्राम पे भी कोई बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट नहीं होती हैं, माइक्रो ब्लॉग्स ही होते हैं, बहुत छोटे छोटे। इंस्टाग्राम की वजह से बहुत सारे एंटरप्रेन्योर बन गए, उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर आप कह सकते हैं पिंटरेस्ट के थ्रू ऐसे बेचे हैं, ऐसे वीडियोस और ऑडियोज या इमेजेस के थ्रू, कि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम से ही कमाई की है, राइट। तो इंस्टाग्राम हो गई, और माइक्रो ब्लॉगिंग ही है, बहुत छोटी छोटी पोस्ट डाली जाती हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी पोस्ट नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये सारी आपकी क्या है, ये सारी आपकी माइक्रो ब्लॉगिंग है, राइट। और सी एक चीज और, इंस्टाग्राम आपका सोशल नेटवर्क ही है, पिंटरेस्ट भी आपका सोशल ही है, टम्बलर भी आपका सोशल ही है। माइक्रो ब्लॉग में मैंने इसलिए रखा है इसको कि ये आपका पब्लिक प्लेटफॉर्म्स है, और पब्लिक प्लेटफॉर्म है बट इनमें का जो कंटेंट होता है वो विदाउट कैप्शन आप छोटे छोटे कंटेंट के थ्रू ही डालते हैं, राइट। लिमिटेशन है, ऐसा नहीं कि आप बहुत लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिख रहे हैं, एक एक घंटे की वीडियो डाल रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप 10-15 सेकंड की वीडियो डालते हैं इसमें, राइट। इस वजह से इनका नाम किस में आता है, माइक्रो ब्लॉगिंग में। चले नेक्स्ट आपका है थर्ड वन, सोशल नेटवर्किंग साइट। सोशल नेटवर्किंग, यूट्यूब की अगर हम बात करें तो यूट्यूब आपका एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत सारी वीडियोस बनाता है और शेयर करता है, राइट। 2008 में स्टार्ट हुआ था, और यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है वीडियो शेयरिंग का, ठीक है। वो किसी भी टाइप की वीडियोस हो सकती हैं। नाउ सोशल, अब यूट्यूब पे भी देखो शॉर्ट्स भी आने लगे हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट, सोशल नेटवर्किंग साइट में कौन कौन सी साइट आ जाएंगी, सबसे पहले आपका फेसबुक, एक साइट थी आपकी ऑरकुट, बंद हो गई, राइट, गूगल ने बनाया था। थर्ड वन इज इंस्टाग्राम, फोर्थ वन इज ट्विटर, फिफ्थ वन इज पिंटरेस्ट, सिक्स्थ वन इज टम्बलर। ये सारी किस तरह की हैं, ये सारी की सारी वेबसाइट्स आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा व्हाट्सएप क्या है, व्हाट्सएप सोशल नेटवर्किंग साइट है या नहीं, टेलीग्राम क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट है या नहीं। तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम आपका अगर ओरिजिन देखा जाए तो फेसबुक का ओरिजिन देखा जाए तो सिंपल पब्लिक से जुड़ने के लिए ही बनाया गया था, लेकिन व्हाट्सएप बनाया गया था आपका अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स को मैसेजेस भेजने के लिए। व्हाट्सएप का पहला काम क्या था, जो भी आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं उनको मैसेज भेजना, ठीक है। फिर उसमें ऑडियो कॉल ऐड किया, फिर उसमें वीडियो कॉल, और अभी 1-1.5 साल से उसमें स्टेटस वाला भी पोर्शन ऐड कर दिया है। और स्टेटस वाले पोर्शन को ऐड करने से थोड़ा सा सोशल वो हो जा रहा है, बट यहाँ पे वही लोग देख पा रहे हैं जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में है। ऐसा नहीं कि कोई भी थर्ड पर्सन आपका नंबर जानता है तो आपका स्टेटस देख सकता है, राइट। तो ये सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। इसी तरह से टेलीग्राम भी, क्लियर है, पूरा दिन ले जाता है, और ये आपकी गोल्ड फिश मेमोरी को डेवलप करता है कि तुरंत समझ में आया और तुरंत गायब हुआ, ठीक है। जितनी भी शॉर्ट वीडियोस हैं, ये जितने भी छोटे बच्चे हैं उन पे ज्यादा असर कर रहा है। आप पहले के बुजुर्गों को देखो, उन्होंने जो किताबें पढ़ी हैं वो उनको याद रहती थी। क्यों? उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि उनकी जो किताबें थी बिना कंसंट्रेशन के पढ़ ही नहीं सकते थे। एक तो अक्षर इतने छोटे छोटे, ऊपर से ऐसे इंक से लिखे जाते थे कि बिना ध्यान दिए अगर उसको पढ़ा तो समझ ही नहीं आएगा।
फिर अब जैसे जैसे हम लोगों की जनरेशन में देखें, किताबें उतनी ही ज्यादा अट्रैक्टिव बनाई जा रही हैं। फायदा क्या हो रहा है? समझ में ज्यादा आ रहा है, जल्दी आ रहा है। नुकसान क्या हो रहा है? जितनी जल्दी समझ में आ रहा है, जितनी जल्दी हम ग्रैब कर रहे हैं, उतनी ही जल्दी हम भूल भी जाते हैं। हमारे बुजुर्गों को देखो, उन्होंने पढ़ा कितने साल पहले है, बट स्टिल उनको वो चीजें याद है, क्योंकि उन्होंने कॉन्सेंट्रेट होकर अपनी किताब में जब मन लगाया तब उनको वो चीज समझ में आई है। हमारा क्या है, हमको देखते ही समझ में आ रही है, और जैसे ही समझ में आती है तुरंत उसको भूलेंगे। जितनी जल्दी समझ में आएगा, भूलने के चांसेस भी उतना ही जल्दी होंगे। और जितनी देर का मतलब ये नहीं कि आप मूड बुद्धि हैं और आपको एक कॉन्सेप्ट बहुत देर में समझ में आ रहा है, मतलब आप कॉन्सेंट्रेट होकर अगर उसको पढ़ रहे हैं और फिर आप एनालिसिस करके अपने हिसाब से समझ रहे हैं, तो वो आपके माइंड में रहेगा। आपने देखा, अच्छा फिगर बना है, अच्छा ये इस तरह से होता है, ठीक है, समझ में आ गया, उसको आपके माइंड को प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो इसलिए वो कम देर तक रहेगा, राइट। व्हाट्सएप आई गेस 2012 से स्टार्ट हुआ है, या एक बार देख लो, मुझे इतना आइडिया नहीं है व्हाट्सएप की कब से स्टार्ट हुआ है। हाँ बिल्कुल, वो इसलिए याद होगी क्योंकि वो उन्होंने एकदम छोटे छोटे अक्षर में और बहुत मन लगा के पढ़ी है। कोई बहुत बड़े बड़े अक्षर और अट्रैक्टिव बुक नहीं रहती थी हमेशा। ये मेरा मानना है, मे बी मैं गलत हूँ, कि जब आपकी किताब बहुत ज्यादा कलरफुल नहीं होगी तो कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि समझने के लिए आपके दिमाग को मेहनत करनी पड़ेगी, और जब हम मेहनत करते हैं तभी हमें चीजें ज्यादा अच्छे से आती है। उसका जो रिजल्ट आता है वो लंबे समय तक दिखता है। और जब किताब अट्रैक्टिव है, दूर से ही दिख रहा है कि अच्छा ये चीज है, ये है, तो दिमाग उतनी प्रोसेसिंग नहीं की, उतना कॉन्सेंट्रेशन बना नहीं। 1 घंटे में जहां आप थोड़ी चीजें ले रहे थे, वहां पे आपने ज्यादा चीजें ली, और जितनी ज्यादा चीजें आप लेंगे उतनी जल्दी भूलेंगे भी। तो मेरी कोशिश हमेशा रहती है, पहली बात तो मैं बुक पढ़ूं, सेकंड कि बहुत ज्यादा जब अट्रैक्टिव बुक हो जाती है तो मुझे उलझन होने लगती है कि रहने दो, मुझे सोचने दो। इसीलिए मैं जब बुक्स पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरी खुद की स्टोरीज होती हैं, इवन मैं पढ़ाती भी हूँ तो मेरी खुद की स्टोरीज होती है, मेरे खुद के एनालिसिस होते हैं, राइट। चले, तो ये आपके क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट। अब आपको लग रहा होगा कि फेसबुक एक वेबसाइट, मैंने आपको बताया कि www पे जो चीज रखी जाएगी, कोई भी चीज रखी जाएगी, उसको पहली बात तो कोई भी रिसोर्स बोलेंगे, संसाधन बोलेंगे। वो चाहे कोई वीडियो हो, ऑडियो हो, टेक्स्ट हो, सिंपल एक इमेजेस हो, वो क्या होगा, आपका रिसोर्स। अब उसको रखने के लिए हमको क्या चाहिए, वेबसाइट। बिना वेबसाइट के हम नहीं रख सकते, और वेबसाइट के लिए एक एड्रेस होता है जिसको हम बोलते हैं URL। अब आपको लग रहा होगा फेसबुक से जब हम कनेक्ट होते हैं, हम तो वेब ब्राउजर ओपन नहीं करते, हम तो डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। और मैंने क्या बताया कि आपको इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करना है, किसी भी वेबसाइट पे पहुंचना है, www के किसी भी रिसोर्स को एक्सेस करना है, तो आपको किससे कनेक्ट होना पड़ेगा, www से, और उसकी वेबसाइट ओपन करनी पड़ेगी, जैसे www.facebook.com। लेकिन फेसबुक की ऐप से क्या होता है, आप जैसे ही क्लिक करते हो ओपन हो जाता है, वहां तो हमने कोई वेब ब्राउजर नहीं खोला। तो वो इसलिए मोबाइल के जमाने में आपके पास हर चीज, हर वेबसाइट एक ऐप के फॉर्म में दे दी गई है कि 1 क्लिक पे वो रिडायरेक्ट कर देगा आपको उस वेबसाइट के पास। YouTube आपको ओपन करना है, आपने क्लिक किया, YouTube का ऐप आपको रिडायरेक्ट करेगा उस वेबसाइट के पास, ठीक है। अब यहाँ पे बार बार वेब ब्राउजर ओपन करने की जरूरत नहीं है। बट अगर सिस्टम की बात करें तो सिस्टम अभी भी क्या करता है, पहले आप सिस्टम ऑन करें, फिर अगर आपको कुछ इंटरनेट पे सर्च करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेब ब्राउजर ओपन करना पड़ेगा। उस वेब ब्राउजर पे अगर आपको URL पता है तो डायरेक्ट आप URL डालें उस वेबसाइट का, और वो वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। और अगर URL नहीं पता तो आप कीवर्ड डालें और सर्च इंजन उसको सर्च करके देगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट। अब टाइम हो गया है, एक्चुअली मेरी दूसरी भी क्लास है, जो आपकी 4th नंबर की साइट है, उनको हम बोलेंगे ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स साइट पढ़ के यहाँ पे क्लास एंड करेंगे, ठीक है। ई-कॉमर्स साइट या ई-कॉमर्स वेबसाइट। अब ई-कॉमर्स वेबसाइट जहाँ पे पेमेंट का लेन देन होता है, वो सारी वेबसाइट्स किस में आ जाती है, ई-कॉम वेबसाइट। जैसे आपका Amazon, फ्लिपकार्ट। जब आप सिस्टम पे
अमेजॉन फ्लिपकार्ट खोलेंगे तो इनकी वेबसाइट खोलेंगे, लेकिन जब आप मोबाइल पे खोलेंगे तो आपको एज अ ऐप मिलेगा और उस ऐप से आप आराम से यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी क्या है आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है। क्लियर है? अब हम सर्च इंजन की बात करेंगे, बट